यस क्लास 12 वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोगों ने चैप्टर लिया हुआ है फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट कर रहे थे, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे। तो मनी मार्केट के दो इंस्ट्रूमेंट्स हम कर चुके हैं। फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल एंड सेकंड इज कॉल मनी। अच्छी तरह से समझा हमने। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं समझा बेटा, आप लास्ट वीडियो को चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाइए और फटाफट उसको पढ़ के आइए और फिर नेक्स्ट पे पहुँचे। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, दैट इज़ कमर्शियल पेपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, दैट इज़ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, वापसी बैक में चलते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम लोगों ने ट्रेजरी बिल पढ़ा था। तो ट्रेजरी बिल कौन इशू कर रहा था? आरबीआई इशू करता था ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमने पढ़ा कॉल मनी। कॉल मनी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते थे? बैंक से इन्वॉल्व होते थे। एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता था, ठीक है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा फेमस कंपनियाँ हैं, ट्रस्टवर्दी कंपनी या जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल है, लार्ज कंपनीज हैं, उन लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये तो नेचुरली हमें पता ही है, क्योंकि मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए ही है, तो थोड़े टाइम के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं? कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। अब मैंने ये क्यों कहा कि सिर्फ ट्रस्टवर्दी, अच्छी गुडविल या अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी इशू कर सकती हैं, मतलब बाकी क्या कंपनियां इशू नहीं कर सकती? बाकी कंपनीज भी इशू कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है। मतलब कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होता है, मतलब इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ही एक इन्वेस्टर हूँ तो मैं कभी भी ऐसी कंपनी के सिक्योरिटी नहीं खरीदना चाहूँगी जो कि अनसिक्योर्ड है। हो सकता है कंपनी डूब जाए तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा, लेकिन मैं ऐसी कंपनी की ज़रूर खरीद लूँगी चाहे अनसिक्योर्ड ही क्यों ना हो, बट वो कंपनी अगर बहुत ज़्यादा फेमस है, टाटा, रिलायंस या बहुत अच्छी गुडविल वाली कंपनी है, मुझे पता है ये डूबने वाली नहीं है, तो चाहे वो कंपनी मुझे कुछ सिक्योरिटी नहीं दे रही तो भी मैं उसके कमर्शियल पेपर खरीद लूँगी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि वो रेप्यूटेड है, उसकी मार्केट में अच्छी गुडविल है, वो कभी भी अभी इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाली है, इतनी जल्दी वो वाइंड अप नहीं होगी। तो इसीलिए क्योंकि कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होते हैं, तो अगर कोई नई कंपनी इशू करती है या कोई ऐसी कंपनी जिसकी गुडविल नहीं है मार्केट में, तो ऐसे में कोई इस पर बिलीव ही नहीं करेगा उस कमर्शियल पेपर, मतलब उसकी कोई भी कमर्शियल पेपर खरीदेगा ही नहीं। तो कोई खरीदेगा नहीं तो फिर इशू करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि कमर्शियल पेपर कोई भी न्यू कंपनी अगर चाहे तो वो इशू कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि कोई जब खरीदेगा नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो कमर्शियल पेपर मोस्टली उन कंपनीज़ के द्वारा इशू किए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, जिनकी गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन है, लार्ज स्केल पे कर रही हैं और बहुत टाइम से मार्केट में है। तो ऐसे कंपनीज़ में बहुत जल्दी लोग क्या इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया कि कमर्शियल पेपर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इशू करती हैं अपने शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि ये अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब इसके लिए कंपनी को कोई सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो कंपनी के लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। बट तीसरी बात मैंने आपको ये जो बात बताई कि सिर्फ रेपुटेशन और गुडविल वाली कंपनी ही इसको इशू कर सकती हैं, जिनकी बहुत अच्छी है मार्केट में गुडविल, तो ऐसे टाइम पे ये नुकसान किसके लिए होगा? उन कंपनी के लिए जो नई कंपनियां हैं या जो लोग अभी कंपनी डेवलप हो रही हैं, जिनके अभी मार्केट में रेपुटेशन है, तो वो लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होता है कमर्शियल पेपर इशू करना। तो चलिए एक बार कमर्शियल पेपर के मीनिंग को पढ़ते हैं कि कमर्शियल पेपर है क्या। तो कमर्शियल पेपर इज़ अ शॉर्ट टर्म, राइट, शॉर्ट टर्म इज़ अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड। अभी मैंने आपको बताया कि ये अनसिक्योर्ड है, इसके लिए कंपनी कोई सिक्योरिटी नहीं रखती। आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करना है कमर्शियल पेपर में कंपनी के, तो आप अपने ही बिलीव पे करिए, आप ट्रस्ट रखिए कंपनी पे, तभी आप कमर्शियल पेपर खरीद सकते हैं। तो अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट,
मतलब अगर आप चाहें तो कमर्शियल पेपर ख़रीदा है तो आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं बाय एंडोर्समेंट। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बहुत इजीली कमर्शियल पेपर शिफ्ट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। मैंने ख़रीदे, मैंने किसी और को देने, अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को, तो मैं ईजिली उसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ कमर्शियल पेपर को। एंड डिलीवरी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, और फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है मतलब इतने टाइम के बाद आपको आपके कमर्शियल पेपर के पैसे वापसी कर दिए जाएंगे, राइट। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, ये भी एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड की तरह ही होता है। मैंने आपको ज़ीरो कूपन बॉन्ड में समझाया था कि एक ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि एक्चुअली फेस वैल्यू से कम प्राइजेस पे इशू की जाती हैं, और जब इनको रिटर्न किया जाता है तो इनको पूरी फेस वैल्यू पे पैसा दिया जाता है। एग्जाम्पल समझो इसका, अगर जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, तो मतलब ऐसे कि सपोज़ आपको कमर्शियल पेपर दिया गया, कंपनी ने इशू किया, तो कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू किए और आप कमर्शियल पेपर वो सपोज़, वैसे तो होता नहीं है, 10,000 25,000 तो इनकी स्टार्टिंग होती है 25,000 से भी ज़्यादा, 2 लाख 3 लाख, चलो 4 लाख का वो था, तो उसने कमर्शियल पेपर आपको 4 लाख का एक कमर्शियल पेपर इशू किया सपोज़, तो वो आपसे 4 लाख रुपीज़ नहीं लेने वाली है, वो आपसे कम अमाउंट लेगी। मतलब है तो उसकी फेस वैल्यू 4 लाख, लेकिन वो आपसे कम अमाउंट लेगी। मतलब जैसे सपोज़ 350 ले लिया आपसे, 3,50,000, तो 50,000 आपसे कम पैसे लिए। तो लेकिन जब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपके कमर्शियल पेपर की जब मैच्योरिटी टाइम होगा, तो जब आपको वो पैसे वापसी देगी तो वो आपको पूरे 4 लाख रुपए देगी। मतलब फेस वैल्यू ऑफ द कमर्शियल पेपर देगी वो आपको। तो इसमें आपका जो 50,000 आपने दिए तो 350 दे, लेकिन जब आपको मिले तो वो 4 लाख मिले, तो जो 50,000 है ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। एक तरह से आपने ये एक चीज़ कमा ली कमर्शियल पेपर पे, एक तरह से इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, इसको आपने कमाया। तो इसीलिए आपने क्या किया, कमर्शियल पेपर खरीदे, क्योंकि एक्चुअली चाहिए तो हमें यही होता है कि हमें फ़ायदा हो खरीदने में। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो कमर्शियल पेपर होता है ये भी फेस वैल्यू से कम पर इशू किया जाता है, लेकिन जब मैच्योरिटी होती है तो पूरे फेस वैल्यू ही उसको वापसी इन्वेस्टर को की जाती है कमर्शियल पेपर के लिए। अब इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है। तो कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड क्या, पहले तो कितना अमाउंट, कम से कम कितना अमाउंट, तो 5 लाख, मतलब कम से कम 5 लाख अमाउंट होता है मिनिमम अमाउंट जो कि इसमें इशू किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ ही रहे हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा। मैंने आपको कहा था 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैच्योरिटी पीरियड ज़रूर पढ़ना कि कितने डेज़, क्योंकि 1 साल से कम पे ही रहते हैं, तो ये भी 15 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए इशू किया जाता है। और इसका क्या रहता है, मिनिमम अमाउंट जो रहता है वो आपका रहता है 5 लाख। 5 लाख से स्टार्ट होते हैं इसके जो अमाउंट कमर्शियल पेपर स्टार्ट होते हैं। तो और क्या था इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ध्यान रखेंगे बेटा, और हमेशा आपको अगर ये चीज़ मिलती ही है, मोस्टली हम ये कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ ब्रिज फाइनेंसिंग। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग है क्या, नाम से समझते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग जो फाइनेंस गेट करने के लिए ब्रिज का काम करता है तो उसी को ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। मतलब एक कंपनी को फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, और वो इंस्ट्रूमेंट जो कि उस पैसे को गेट करने में हेल्प कर रहा है, मतलब एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, तो उसको ब्रिज फाइनेंसिंग कहेंगे। और ब्रिज फाइनेंसिंग का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर कमर्शियल पेपर करता है। तो कमर्शियल पेपर ब्रिज फाइनेंसिंग का काम कैसे करता है तो ये अभी हम पढ़ेंगे, बट इससे पहले ब्रिज फाइनेंसिंग का प्रॉपर मीनिंग समझते हैं। देखो बेटा क्या होता है, कंपनी को फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, उसको शेयर्स इशू करने होते हैं, डिबेंचर्स इशू करने होते हैं। और ये चीज़ हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि कोई भी सिक्योरिटी इशू करने के लिए लार्ज अमाउंट और एक बहुत बड़ा टाइम चाहिए। तो लार्ज अमाउंट चाहिए मतलब कैसे चाहिए, सपोज एक कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट जो जमा कराने हैं, उसके साथ साथ फीस भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा ब्रोकर्स को अपॉइंट करना, बैंकर्स को अपॉइंट करना, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करना, डिफरेंट टाइप ऑफ कमीशन देना, तो मतलब बहुत पैसा खर्च हो जाता है सिर्फ एक शेयर इशू करने में। तो मतलब अभी शेयर इशू हुए नहीं हैं, बट शेयर इशू करने में ही बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, इस जो भी पैसा खर्च होता है किसी भी सिक्योरिटी को इशू करने में, तो उसको बोलते हैं हम फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी भी सिक्योरिटी को इशू करने में एक कंपनी को बेयर करनी पड़ती है। लाइक जैसे हम अंडर राइटर को पैसा दे रहे हैं, ब्रोकर को, ये मैंने आपको समझाया है। अब प्रॉब्लम इज़ दैट
कि अब ये कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ेगी, उसी के बाद ही शेयर्स इशू होंगे और पैसा कंपनी को मिलेगा एक लार्ज अमाउंट ऑफ। बट लेकिन ये तो पैसे उनको देने ही पड़ेंगे, कंपनी को बेयर ही करने पड़ेंगे कॉस्ट, तो इसके लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो इसके लिए कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं, वहाँ से पैसा अरेंज किया जाता है और वो पैसा फ्लोटेशन कॉस्ट में जाता है। मतलब किसी भी सिक्योरिटी को इशू करने में जो भी खर्चा है वो सारा खर्चा कमर्शियल पेपर के थ्रू ही अरेंज किया जाता है, वो पैसा अरेंज किया जाता है। और फिर उसके बाद में जब शेयर्स इशू होते हैं तो फिर कंपनी को एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मिल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कमर्शियल पेपर एक ब्रिज फाइनेंसिंग का काम करता है। मतलब फाइनेंस जो हमने गेट करना है अपनी सिक्योरिटीज़ के थ्रू उसमें हमारी हेल्प करता है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट का पैसा कहाँ से आएगा? वो आता है कमर्शियल पेपर से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कमर्शियल पेपर एक ब्रिज फाइनेंसिंग का काम भी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस ये जो चीज़ है, ये कंसेप्ट है, इसको ज़रूर अपने माइंड में रखेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग क्या इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में क्या आता है? केस स्टडी में ये भी आता है कि अगर किसी भी कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, सीजनल नीड्स के लिए पैसे की ज़रूरत है तो फिर वो क्या इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करेगी। तो ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल नीड्स मैंने आपको कराया था। वर्किंग कैपिटल हमारी डे टू डे खर्चे होते हैं, एक थोड़े टाइम के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, तो यहीं से हमारा दिमाग जाएगा कि येस ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए। तो मनी मार्केट में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? तो नेचुरली मनी मार्केट में से जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा कमर्शियल पेपर। तो केस स्टडी में क्या आएगा कि कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल नीड पूरी करने के लिए या सीजनल नीड्स पूरी करने के लिए, जो कि थोड़े टाइम के लिए होती है, तो पैसा चाहिए, तो उसको कौन सी सिक्योरिटी या फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए? तो ये होगा कमर्शियल पेपर। तो ये दो चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे क्योंकि यही दोनों चीज़ें केस स्टडी में आती हैं, राइट। यहीं से आपको वो क्वेश्चन पुट करता है। चलिए एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। मीनिंग हमने पढ़ लिया था। देन कम टू नेक्स्ट। Issued by large and credit-worthy large and credit-worthy companies to meeting short-term funds। short-term funds तो हमें पता ही है, थोड़े टाइम के लिए चाहिए, लेकिन ये सिर्फ लार्ज और क्रेडिट-वर्दी कंपनी इशू कर सकती है। मैंने आपको समझाया, न्यू कंपनीज पे कोई बिलीव नहीं करता, कोई इसके कमर्शियल पेपर नहीं खरीदेगा क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होते हैं, इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखते। देन मैच्योरिटी पीरियड इज़ 15 days to 1 year। चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं, पहुंचते हैं वापसी ट्रेजरी बिल में। चलिए बताइए, ट्रेजरी बिल का मैंने कितना बताया था आपको मैच्योरिटी पीरियड? याद कीजिए, ट्रेजरी बिल का क्या पीरियड था? 14 to 364 days था, है ना। और फिर हमने क्या किया था? नेक्स्ट इज कॉल मनी। कॉल मनी का कितना था? 1 to 15 days, 15 दिन के लिए बस। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो क्या है? कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, 15 to 1 year, 1 साल तक के लिए। तो 15 days to 1 year हम इसको इशू करते हैं। और सेम यही चीज़ आपने सेम 15 days to 1 year आपके ट्रेजरी बिल में भी था, ठीक है। ये दोनों का तो सेम हो गया, अब जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो दो इंस्ट्रूमेंट का सेम 15 days to 1 year, राइट। चलिए, और कॉल मनी तो याद रहेगा, वो तो थोड़े टाइम के लिए था। बैंक टू बैंक तो 1 to 14 days। तो ये तीन चीज़ें तो हमें अच्छी तरह से याद हो गई है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम। वी नो दैट कि कमर्शियल पेपर हम क्यों इशू करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम कमर्शियल पेपर ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए इशू किए जाते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट ही है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को गेट करने के लिए ही कमर्शियल पेपर इशू करती हैं कंपनीज। तो टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट जो कि सिक्योरिटीज़ को इशू करने में पैसा देना पड़ता है। देन इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। रिडीम्ड मीन्स होता है जब इसको पैसा वापसी दिया जाता है इन्वेस्टर को, कंपनी वापसी पैसा देती है, तो पूरे एट पार का मतलब होता है जितना फेस वैल्यू है उतना ही पैसा दिया जाएगा। लेकिन जब इसको सेल किया जाता है, जब कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है इन्वेस्टर को, तो वो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया कि कम पैसे पे इशू किया जाता है, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड पे जब इसको रिडीम किया जाता है, वापसी दिया जाता है, तो पूरे पैसे पे ही किया जाता है और बीच का पैसा उसकी इनकम हो जाती है इन्वेस्टर की। देन मिनिमम फेस वैल्यू ₹5 लाख रहता है। देन नेक्स्ट इज सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रिज फाइनेंसिंग एंड सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू किया जा रहा है यहाँ पर? दैट इज कमर्शियल पेपर, राइट। तो ये तीनों चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो हमने इसके लिए अलग अलग वीडियो किया। लेकिन नेक्स्ट 2 तो बहुत ही सिंपल से हैं।
छोटे सा है, तो ऐसे करेंगे नेक्स्ट 2 इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग एक ही वीडियो में कर लेंगे। चलिए, और फिर उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो जाएंगे और हम फिर से कैपिटल मार्केट पे पहुंच जाएंगे, राइट। चलिए, आज के लिए इतना ही। चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक करना है भूलना नहीं है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। कोई क्वेश्चन पुट करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर ज़रूर करूँगी, राइट। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लास्ट हमेशा बोलती हूँ मैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।